तो दोस्तों आज है 12 जुलाई। आज के देख लेते कौन कौन आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग में। पहला है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है, डू यू थिंक द चाइनीज़ जियो इकोनॉमिक इंसर्कलमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस? क्या आपको लग रहा है दैट चाइना इंडिया को जोग्राफिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरफ से घेर रहा है? इन द लाइट ऑफ रिसेंट टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना क्रिटिकली एग्जामिन। मतलब मेन आपको क्वेश्चन है इसी को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको एक्सपैंड करके लिखना है, ठीक है। मतलब इन द लाइट ऑफ रिसेंट टेंशन भी बोल दिया इंडिया और चाइना, मतलब इसका भी एस्पेक्ट आपको इंक्लूड करना है। बट मेन जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो ये वाला है, पहला वाला पार्ट, ठीक है। इसी को एक्सपैंड कीजिए, इसी को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इस पार्ट को। लेकिन ये वाला सिर्फ आपको एस्पेक्ट घुसाना है। ये दूसरा वाला जो पार्ट है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट इसके एस्पेक्ट्स रखना है दैट रिसेंट जो चल रहा है अभी एपिसोड हमारा और चाइना के बीच में, उसका कुछ कुछ एस्पेक्ट्स आपको आंसर में रखना है, बस यही है क्वेश्चन। तो आपको बोला गया क्या आपको लगता है दैट चाइना जियो और इकोनॉमिक इंसर्कलमेंट कर रहा है? मतलब देखिए, आपको तो ये आंसर लिखना ही पड़ेगा दैट चाइना हमको जियोग्राफिकली कैसे इंसर्कलमेंट करना पड़ेगा और इकोनॉमिकली हमको कैसे इंसर्कल कर रहा है चाइना, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपका मजबूरी है, क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है तो लिखेगा ही, ठीक है। तो ये एक पार्ट बन गया, ये दो पार्ट बन गया। अब देखिए, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने बोलता है। एग्जामिन मतलब होता है आपका, आप ऑपरेशन अगर किसी का कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप नॉर्मली कोई भी चीज़ के हर एक पहलू को आपको लिखना पड़ेगा। एग्जामिन ये इसी को कहते हैं, हर एक छोटे मोटे पहलू को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप उस साथ में एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। अगर एग्जाम्पल के साथ अगर आप एग्जामिन के समय प्रेजेंट कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और क्रिटिकली मतलब होता है उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, मतलब फॉर द पॉइंट भी लिख लीजिए और अगेंस्ट वाला भी जो पॉइंट लग रहा है वो भी लिख लीजिए। बट ये क्वेश्चन ऐसा है ना दैट क्या आपको लग रहा है दैट चाइना जियो इकोनॉमिकली कर रहा है? तो मतलब ये तो टोन ही पूछा हुआ है दैट चाइना हमको कैसे जियो इकोनॉमी कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट में लाइक प्रेजेंट करना पड़ेगा दैट चाइना तो हमको जियो इकोनॉमिकली घेर रहा है, बट क्यों घेर रहा है ना, क्या रीज़न घेर रहा है, ठीक है, वो सब कुछ देना पड़ेगा। मतलब हम जो सिर्फ सोच रहे हैं दैट एक एंगल ही हो सकता है चाइना का हमारे इंडिया को घेरने का, नहीं, दूसरे भी एंगल्स है, ठीक है। तो वो हुआ क्रिटिकल। मतलब यहाँ पे तो आपको लगेगा दैट चाइना नॉर्मल बाउंड्री से घेर रहा है, बट और भी बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं जो क्या लोगों को एक्चुअली दिखते नहीं है, वो वाला क्रिटिकल पॉइंट पे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं जैसे आंसर आगे बढ़ूंगा तो मैं बताता चलूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मुझे, क्योंकि अभी जो बोला मैंने वो शायद बाउंस कर सकता है आपके दिमाग से। तो एनीवेज चलिए देख लेते हैं। देखिए, इंडिया और चाइना को बोल रहा है ना, पहले तो उसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। और देखिए मैंने जैसे डायग्राम बनाया पहले, इसमें देखिए डायग्राम पहले अच्छे से बना लीजिए, अगर हो सके तो ये 10 सेकंड लगता है बनाने में, ठीक है। तो डायग्राम बना लीजिए, सीपीसी दे दिया मैंने। अब चाइना इंडिया को कैसे घेर रहा है उसके भी डायग्राम्स में मैंने बना दिए। ग्वादार पोर्ट से इधर जाके आपका जाके मालदीव्स वाला पोर्ट है ना, उधर से इधर हम्बनतोता है ना, उधर से इधर आपका जाके बांग्लादेश, ठीक है। तो सब तरफ से चाइना हमको घेर रहा है, ये भी दिखा दिया हमने, ठीक है। ये आपका एडवांटेज हो जाता है। अब देख रहा है, सीधा पूछ रहा है कि आपको चाइना इकोनॉमी कर रहा है, ठीक है। तो मैंने हाँ लिखा है, हाँ चाइना कर रहा है, हमें घेर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास मनी पावर है, मसल पावर है, ठीक है। इसलिए उसने ऑलरेडी स्टार्ट किया है हमें जियो जियो इंसर्कल करना, ठीक है। वो तो मैंने दिखा दिया यहाँ पर। अब क्योंकि एग्जामिन है तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे कैसे जियो इकोनॉमिकली, मतलब कैसे घेर रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए वही मैंने बोला ना, इस एग्जामिन कर रहे हैं हम लोग, मतलब रीजंस, एक खोट खोट के रीजंस निकालना पड़ेगा हमको। बिकॉज क्योंकि चाइना एशिया का सुपर पावर बनना चाहता है, एक पॉइंट, ठीक है। वो अपने आजू बाजू कंपटीशन को हटा देना चाहता है, सबको कंपटीशन को हटा देना चाहे एटलीस्ट एशिया रीजन में। मतलब यूएस को तो नहीं हटा पाएगा, ठीक है, उतनी औकात नहीं है उसकी, बट आजू बाजू के सारे कंपटीशन को, मान, और आजू बाजू में कौन एक कंपटीशन है, इंडिया है ना। रशिया को तो नहीं हटाएगा क्योंकि रशिया को अभी नेचुरल अलाई हो गया है रशिया को, ठीक है। तो इंडिया ही एकमात्र बचता है जिसको हटाने लायक है, तो इंडिया को हटाने का पुरजोर कोशिश कर रहा है। और आपको क्वेश्चन ऐसे, इसलिए इसको पॉइंट भी ऐसे लिखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना दैट चाइना को इंडिया को कैसे इंसर्कल करना है, तो आपको सिर्फ इंडिया और चाइना के एस्पेक्ट में ही ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड करना है। तो हटा दे रहा है।
नेक्स्ट कंसर्न है दैट इंडिया जो इंक्रीमेंट कर रहा है इतना वेस्ट के साथ, देखिए हम हमारा वेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो इसलिए उसका कंसर्न है, इसलिए वो चाहता है दैट इंडिया अगर दब जाए तो हम भले ही इंडिया जितना भी वेस्ट के साथ कम वो कर ले बट हमसे नहीं ऊपर चढ़ पाएगा, ठीक है, इसलिए हमको दबाना चाहता है वो। साथ ही साथ उसका एक ऑब्जेक्टिव है जो एज ओल्ड उसका ऑब्जेक्टिव है, ये सिल्क एंड रोड, ठीक है, उसको करना चाहता है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो कि मैंने आपको दिखाया इस डायग्राम में, ठीक है, ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसी को कहते हैं, जो घेरा हुआ है ना इंडिया को, जो घेरा हुआ है उसी को, मतलब एक टाइप से मतलब उसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव है जो चाइना हमसे पाना चाहता है ना, हमने एग्जामिन पार्ट लिख दिया, हमने रीज़न लिख दिया है ना, बट अभी उसको क्रिटिकल थोड़ा देख लेते हैं, मतलब इंडिया को ही क्यों पर्टिकुलरली फोकस किया गया है, ठीक है, ये हुआ क्रिटिकल पार्ट। इंडिया को इसलिए पर्टिकुलरली फोकस किया गया क्योंकि इट विल रिड्यूस द इंडियाज रीजनल इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशियनिक रीजन, है ना, क्योंकि इंडिया का तो अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सिर्फ इंडिया का ही इंडियन ओशियनिक रीजन में इन्फ्लुएंस और किसी का नहीं है अभी, ठीक है, तो वो रीजन घटा देना चाहता है चाइना। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी लॉलीपॉप देना चाहता है, मतलब पैलेकेट मतलब होता है दिल बहला देना, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडिया से जलती है, ठीक है, और चाइना और पाकिस्तान आपस में दोस्त है, तो इसीलिए पाकिस्तान को भी वो लॉलीपॉप देना चाहता है, और साथ ही साथ एक तो फ्रेंड है इसीलिए, साथ ही साथ सीपीईसी भी उधर से गुजर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, तो अभी पाकिस्तान को पॉकेट में रखना ही पड़ेगा, उसको मजबूरी है, तो ये भी रीजंस है जो जिसलिए चाइना हमको जियो इकोनॉमिकली इंसर्कल करना चाहता है। इंडियाज मिलिट्री हेल्प टू वियतनाम भी उसकी खटक रही है, क्योंकि वियतनाम से और चाइना का डिस्प्यूट है, ठीक है, क्योंकि वियतनाम वाला जो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, तो वियतनाम ने इंडियन के ओएनजीसी विदेश को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो चाइना नहीं चाहता था दैट इंडिया का ओएनजीसी वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोर करे, ठीक है, तो वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो इसलिए चाइना की जल रही है इंडिया से, तो वो सब भी एक्स्ट्रा रीज़न है जिसलिए क्या मतलब इंडिया और चाइना का इतना भड़क रहा है। साथ ही साथ बाउंड्री डिस्प्यूट, ये तो नॉर्मल है ही, ठीक है, तो दीज आर द रीजन, आपने क्रिटिकली देख लिया दैट हाँ ये सब तो डायरेक्ट रीजन है, जो क्वेश्चन के मुताबिक डायरेक्ट रीजन है, बट मतलब क्रिटिकली एनालाइज मतलब क्या कर रहे हो आप दिखा रहे हो दैट यही सिर्फ नहीं है, कुछ और भी छुपे हुए रीजंस है जो कि मैंने आपके पास रख दिया है, ठीक है, हो गया। अब आपके एग्जाम्पल लिख दो कुछ हो सके तो, ठीक है, मतलब चाइना इंडिया को क्यों भड़का जो रहा है, वो क्या क्या एग्जांपल्स कुछ दे दीजिए, जैसे डगलम अभी चुम्बी वैली में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा इनफिल्टर भी कर जाता है, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, वो मैंने नहीं लिखा है। साथ ही साथ मसूद अजहर वाला मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट नहीं घोषित कर रहा है जानते हुए, जबकि वो ग्लोबल टेररिस्ट है तब भी नहीं घोषित कर रहा है, ये भी है। नेक्स्ट आप बता सकते हो दैट चाइना के बहुत सारे ऐसे केसेस दिखे गए हैं जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी में चाइना का हाथ है, ठीक है, मतलब इंडिया को डिस्टेबलाइज भी भीतर से वो खोखला कर रहा है, तो ये सब सारे कुछ एग्जांपल्स लिख लिए, ठीक है आपने। अब जो मेन जो पूछा ये जो क्वेश्चन में पहले था वो तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब आपने क्रिटिकली एग्जामिन कर लिया ऑलरेडी, बट इसको भी तो क्रिटिकली एग्जामिन करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन पूरा क्वेश्चन को ही आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जियो इकोनॉमिक इंसर्कलमेंट कैसे कर रहा है, आप जियो इंसर्कलमेंट भी कर रहा है और इकोनॉमिक इंसर्कलमेंट भी कर रहा है, ठीक है। जियोलॉजिकली कैसे इंसर्कलमेंट कर रहा है, ग्वादार पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में, है ना, हम्बनतोता एयरपोर्ट बना रहा है श्रीलंका में, साथ ही साथ पोर्ट डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है उसका बांग्लादेश और मालदीव्स में, ठीक है, सब जगह वो खर्चा कर रहा है ना। नेपाल में रिसेंटली जो नेपाल बोल रहा था इंडिया ने ब्लॉकेट किया है वो मधेसी वाले इश्यूज़ के समय, ठीक है, तो उस समय नेपाल के साथ एग्रीमेंट इन्होंने बहुत कुछ साइन किया, ठीक है, मतलब जियोलॉजिकली वो हमारे जितने सारे नेबर्स हैं आजू बाजू सबके साथ वो अपना बना ले रहा है, मतलब वो सबके आगे ज़्यादा अच्छा फ्रेंडशिप करना चाहता है, ठीक है, भले भूटान से सिर्फ नहीं कर पाएगा क्योंकि भूटान अल्टीमेटली डिपेंडेंट इंडिया में ही है, ठीक है, तो भूटान को छोड़ के ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा घनिष्ठ उसका दोस्ती बन रहा है ना। ये हो गया जियोलॉजिकली हमको कैसे घेर रहा है ना। अब देखिए इकोनॉमिकली कैसे घेर रहा है इंडिया का, देखिए ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है ना, एक हो गया। हमारा एशियान में ना तो हम है ना चाइना है, बट एशियान में हम अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं, मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, बट उसको नहीं बनाने दे रहा है क्योंकि चाइना अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस एशियन कंट्री में बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो भी दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा सबसे बड़ा वाला रीज़न है ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए ये अगर ध्यान से देखिएगा ना, इसमें क्या होगा ना, हम लोग का पार्टनरशिप है दूसरा नंबर का इंडिया का, ठीक है, इंडिया पैसा देगा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को, और वही पैसा लगा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है।
हमारे सामने से पैसा ले जा रहा है और हमारा पैसा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइप से घेराबंदी ना हो रहा है, हमारा ही पैसा ले रहा है और लीगली वो पाकिस्तान को दे देगा वो पैसा, ठीक है। साथ ही साथ चौथा नंबर दे सकते हैं, ये बहुत न्यूज़ में आते रहता है, मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस। जानना चाहता है मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस हो जाए। अब मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस होने से हम उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते आसानी से। अभी तो आसानी से लगा देता है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो मन चाहे गुड में, ठीक है। पर उस समय बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होएगा, उसके बाद ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे है इकोनॉमिक फैक्टर जहां से चाइना हमको घेर रहा है। इतना एनालाइजेशन मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं वे फॉरवर्ड नहीं बता रहा हूँ, वो खुद आप अपने लिख लो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आज के हिंदू के एडिटोरियल में भी आया हुआ था, बहुत अच्छा एडिटोरियल था, इनफैक्ट पढ़ लीजिएगा। Critically analyze the significance of issue where activists are demanding making eco-friendly sanitary pads tax free, ठीक है। मतलब आपको critically analyze करना है that इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स जो एक्टिविस्ट चाहते हैं दैट टैक्स फ्री हो जाए, है ना। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो लोग चाहते हैं दैट वो टैक्स फ्री हो जाए, ठीक है। तो वो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। मतलब ये इशू है दैट वो जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसको टैक्स फ्री करना है ना, या फिर एंड रिड्यूस द टैक्स ब्रैकेट ऑफ नैपकिन्स फ्रॉम 12 to 5%। मतलब अभी 12% है, ठीक है। तो उसको 5% या तो टैक्स फ्री कर दो या 5% में लाके खड़ा कर दो, ठीक है। तो वो ऐसा चाहते क्यों है, मतलब ये तो जस्ट आपको डेटा दिया है, ये तो बहलाने के लिए, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। बट यहाँ पे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है दैट ये सिग्निफिकेंस क्या है। अगर उस पैड का हम लोग अगर रेट को रिड्यूस कर दे तो क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, ध्यान से दीजिएगा। तो इसको कैसे आप एंगल में देख सकते हो, पहले तो मतलब वही क्रिटिकली एनालाइज करना है क्या चीज़। तो पहले तो प्रॉब्लम्स फेस्ड, मतलब ये पैड्स को क्यों चाहता है जो टैक्स फ्री हो जाए, ठीक है। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है अभी के फीमेल सेक्शन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या क्या इफेक्ट होते हैं। से फॉर एग्जांपल वो टैक्स फ्री अगर नहीं करते हैं तो इफेक्ट उसका क्या होगा, है ना। और चौथा लास्ट वाला पॉइंट उसका वे फॉरवर्ड, कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप दिखा दीजिए दैट हाँ भैया टैक्स फ्री कर देने या मतलब टैक्स फ्री अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या करना चाहिए जिससे एटलीस्ट रीच ज़्यादा हो सके, मतलब इस पैड्स जो यूज़ किया जाता है उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, ठीक है। जो कि ये प्रॉब्लम्स को मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम से डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ, क्योंकि आप वो अगर इंट्रोडक्शन चाहते हो तो आप खुद लिख लो, ठीक है। सब में लिखने में आलस लगता है तो इसलिए एनीवेज प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम तो अनअवेलेबिलिटी, अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका रेट इतना ज़्यादा है ना। तो हमारे बोला जाता है कि स्टडी के तहत 70% ऑफ द वुमेन सेक्शन कांट अफोर्ड दोज थिंग, ठीक है। वो पैसे खरीदने के पास पैसे नहीं है। 70% इंडिया में वुमेन के पास, और सिर्फ यूज़ किया जाता है सिर्फ 12% के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और 70% के साथ खरीदने के लिए नहीं है। मतलब क्या हुआ अनअफोर्डेबिलिटी, मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक तो अनअफोर्डेबल है और साथ ही साथ अनअवेलेबल भी है, मिलता नहीं है। वो क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जो पैड्स के बिजनेस चलाते हैं वो उसको फ़ायदा नहीं होता है ना। उसको अगर फ़ायदा होगा लोग खरीदेंगे तब ना वो कहीं पे लोकेशन में भेजेगा वो सामान, ठीक है। अब कोई खरीदेंगे नहीं, लोग के पास पैसा ही नहीं है तो क्या वो भेज के तो सड़ जाएगा यार, उसका भी तो एक्सपायरी डेट होता है ना। तो इसीलिए एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ये अनअवेलेबिलिटी। उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्या पैसे नहीं है लोगों के पास, है ना। और लोग बिजनेसमैन भेजना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर लॉस हो खाते हैं वो लोग, ठीक है। रीज़न दे दिया अच्छे से। नेक्स्ट देख लीजिएगा और क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जाता है। ये अगर पैड्स के जगह लोग यूज़ करते हैं क्लोथ्स को, ठीक है। मतलब आपका कपड़ा, ठीक है, जो क्या डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, डोंट सजेस्ट, ठीक है। मतलब डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं वो, ठीक है। क्योंकि उसके लिए अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्यों नहीं डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बट डॉक्टर डजंट सजेस्ट, बट क्योंकि ये मैंने गूगल से एक जगह से पढ़ा था इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि मुझे रीज़न नहीं पता। नेक्स्ट इज ये आर्टिकल में लिखा हुआ था दैट ऑफन सैंड प्लास्टिक्स एंड पेपर्स आर यूज्ड। मतलब जहाँ पे पैड्स यूज़ करना चाहिए वहाँ पर ये बालू, ठीक है, सोच सकते हैं बालू, प्लास्टिक है,
पेपर, ये सब यूज़ किया जाता है, तो ये तो और भी वल्नरेबलनेस बना देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे ही डॉक्टर्स बोलते हैं दैट वो सब इन्फेक्शियस चीज़ होते हैं, ठीक है। एंड जब आप ये सब प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हो, पेपर यूज़ कर रहे हो, तो ये तो सोक नहीं करेंगे ना, जो आपका पैड सोक करता है उसको, बट दीज थिंग्स विल नॉट सोक इट, राइट। तो ये तो और भी वल्नरेबलनेस बढ़ा देगा, मतलब ज़्यादा आपका और भी ये प्रोबेबल रहेगा दैट आपका और भी ज़्यादा डिजीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये तो और भी गलत बात हुआ ना, ये प्रॉब्लम है, वन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ था, ये आर्टिकल से लिखा हुआ था मैंने, दैट स्कूल्स में जो है बच्चों के लिए रेस्ट रूम नहीं है। क्या होता है ना, व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस मेंस्ट्रुएशन पीरियड, देन क्या होता है ना, उन्हें रेस्ट चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि मेंटल बहुत डिस्टेबल हो जाते हैं, तो और शायद पेन भी होता है, ठीक है, तो इसीलिए उन्हें रेस्ट भी चाहिए होता है। तो स्कूल में तो अवेलेबल ही नहीं है रेस्ट रूम लड़कियों के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है ना, उनका डिटीरियोरेट हो जाता है हेल्थ, और उससे क्या हो जाता है, लोग स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। अब देखो, आप स्कूल जाना ही छोड़ दोगे तो भैया एक रीज़न के लिए आप स्कूल जाना छोड़ दोगे, है ना, तो वो तो आपका ये प्रॉब्लम में ही ना आया, ये सारे आप प्रॉब्लम में इंक्लूड कर सकते हो। और दोस्तों अपील करूंगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा और भी प्रॉब्लम होना या फिर कुछ भी, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ कभी भी, प्लीज़ लिखा कीजिए, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में, जस्ट इंटरेक्ट कीजिए यार, मतलब आंसर लिखिए तब अच्छा लगेगा ना, मुझे भी आपसे नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो एनीवेज दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड, है ना। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब इन ये जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है उसके इफेक्ट्स क्या क्या है। विदाउट नैपकिन्स दीज आर टोटली अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक होने से क्या हुआ, आपका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट, है ना, मतलब आपका जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ एक दब जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट लिख सकते हैं, स्कूल का ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? मतलब बहुत बढ़ता है इससे, क्योंकि एक तो मतलब रेस्ट रूम नहीं है, मैंने अभी डिस्कस किया। साथ ही साथ ये एक स्टिग्मा है जो सोसाइटी में, मतलब लोग खुल के बात नहीं करते हैं इसके बारे में। अब देखिए ना, मैं ही बात कर रहा हूँ बीइंग अ गाय, ठीक है, बट एनीवेज वो तो हम लोग के मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है और हमें करना ही पड़ेगा बात, क्योंकि वी हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम, तो दैट इज़ अदर थिंग। बट एक स्टिग्मा होता है जो लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में, ठीक है, तो लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है ना। तो ये हुआ इफेक्ट, मतलब अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप कैसे अपना हेल्थ को संभाल पाओगे, है ना। सब तरफ से सोचो, सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन हाई कॉस्ट इज अनअफोर्डेबलनेस, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जब 70% लोगों के पास अनअवेलेबिलिटी है, मतलब औकात ही नहीं है उनकी खरीदने की, इतना ज़्यादा उन्हें पैसा लगता है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब ये जो बालू मैंने बोला आपको, उसके बाद पेपर बोला, प्लास्टिक बोला, ठीक है, तो उनका डिस्पोजल भी तो इम्प्रॉपर होता है ना। आप कहीं पे भी रास्ते में फेंक दिया तो क्या होगा ना, उसमें डिजीज़ फैलेगा उससे आजू बाजू, ठीक है, मतलब वहाँ पर लोगों को भी फैल जाएगा, है ना। वो तो जो कि ऐसे ऐसे तो लेडीज़ की वल्नरेबलनेस बढ़ा देता है वो, जो यूज़ नहीं करता है, ऊपर से लोगों को, सबको, मतलब हर एक जेंडर को मतलब फैल जाएगा, ठीक है। तो ये गलत बात है ना, मतलब ये इफेक्ट्स होता है, मतलब ये मैं इफेक्ट्स बोलना चाहता हूँ। पहले तो रीज़न बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स है और इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, मतलब इम्प्रॉपर डिस्पोजल अगर कर रहे हैं तो और भी लोगों को, हर लोगों का डिजीज़ की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे बात को। तो ये था इफेक्ट्स में। अब वे फॉरवर्ड पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, वे फॉरवर्ड कैसे, हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ये करेंगे, बढ़ाएंगे, रेस्ट रूम बना देंगे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो शायद हो सकता है इस प्रॉब्लम्स को एक थोड़ा मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। भले ही कोई एफर्ट भी नहीं कर पाता होगा, बट स्टिल सिंस देयर इज़ अ रेस्ट रूम इन स्कूल, तो एटलीस्ट गर्ल्स विल नॉट ड्रॉप आउट देयर स्कूल्स, राइट। नेक्स्ट है टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा, है ना। टैक्स इंसेंटिव अगर सरकार दे दे तो वो उसका पैड का रेट ऑटोमेटिकली घट जाएगा, है ना, घट जाएगा तो लोग अफोर्डेबल कर पाएंगे। और मैंने क्या बोला था, 70% अभी तक अफोर्डेबल नहीं कर पाते उनके लिए। तो यही ना मेन चंक है, इसी को ही ना फोकस करना पड़ेगा। तो अगर टैक्स इंसेंटिव देगा तो इससे एटलीस्ट 40% भी अगर कवर कर लेना तो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब डिजीज़ घट जाएगा। हमें जो बोलते हैं डॉक्टर की कमी है, तो यार डॉक्टर की कमी क्यों लगता है, क्योंकि हम पहले से मिटिगेशन चीज़ें स्टेप्स नहीं लेते हैं ना। ये जो स्टेप क्या हुआ, एक मिटिगेशन स्टेप हुआ। ये अगर मिटिगेशन, तो लोगों को बीमारी नहीं होगी, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, लोगों को शिकायत ही नहीं होगी जो डॉक्टर कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है इसके बारे में, अभी भी गांव ग्राम के लोग
ये इसके बारे में पता ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं ना कपड़ा वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स। हाँ मतलब ये तो आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया, ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट था, इसलिए मैंने आर्टिकल से डायरेक्ट लिया था। दैट गवर्नमेंट को स्टेप करना चाहिए टू सेव हर फ्रॉम डैमेज नॉट आफ्टर डैमेज, मतलब टू सेव हर फ्रॉम बिफोर डैमेज, ठीक है, आफ्टर डैमेज मतलब पहले ही अगर आप इस टैक्स को घटा दोगे तो उसका हेल्थ कुछ इशू होगा ही नहीं, उसको सस्ते दर में अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा, ये वो फलाना डिकाना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। अब बाद में अगर आफ्टर डैमेज मतलब आपको डॉक्टर इशू करवाना पड़ेगा, वो हुआ आफ्टर डैमेज, ठीक है। मतलब अगर तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर चाहिए ना यार, डॉक्टर चाहिए, उसके बाद हॉस्पिटल के अच्छे अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, वो हुआ आफ्टर। आफ्टर को सोचो ही मत भैया, मतलब आपको यही बताना है दैट आफ्टर वाला पार्ट मत सोचो, आप बिफोर वाला पार्ट सरकार को बोल रहे हैं दैट बिफोर वाला पार्ट कर लो तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, ये है लास्ट वाला क्वेश्चन 8 नंबर। ये इसमें कुछ कुछ एथिक्स के टर्म्स दिए हुए हैं, बट मैंने सारा एथिक्स का टर्म नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जो क्या यूजुअली एथिक्स में आपका की टर्म्स यूज में आता है वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये स्कॉल्टियोलिज्म ये नहीं आता है, ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस करूँगा। ये आता है, 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 ये 5 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं करूँगा, ठीक है। तो और ये लास्ट वाला भी नहीं करूँगा क्योंकि ये सब यूजुअली नहीं आता है, तो जो आता है मेनली वही देख लेते हैं। पहला है मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है ना, ये आपका सेल्फ इंट्यूशन होता है, मतलब आपका दिल जो बोलता है वही आप करते हो, ठीक है। आपका दिल जो बोलता है वही डिसाइड करते हो आप, दैट गुडनेस क्या होता है, बैडनेस क्या होता है। मतलब आपका दिल जो बोलेगा हाँ वो सही है तो वो सही है, जो वो गलत है तो वो गलत है, ठीक है। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एथिक्स। मतलब देखिए एथिक्स और मोरालिटी को काफ़ी रिलेट किया जाता है, बट एथिक्स से मतलब एथिक्स से थोड़ा हट के है ये। कैसे? एथिक्स बोलता है, एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया है एक, दैट एथिक्स बोलता है, से फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई एक दोस्त चल रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और उसको बेस्ट फ्रेंड को किसी ने मार दिया, तो एथिक्स बोलता है दैट ठीक है, उसने उसको मार दिया तो आप उसको मारो मत, उसका कंप्लेंट प्रिंसिपल के पास कर दो। समझ रहे हो बात को? पर यहाँ पर मोरालिटी बोलता है नहीं भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड को मारेगा मैं भी चपाट लगा दूंगा, ठीक है। ये आपका दिल ने बोला, मतलब आपका दिल ने डिसाइड किया दैट गुड क्या है बैड क्या है। समझ रहे हो बात? यही मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट है फ्री विल। फ्री विल मतलब क्या, आपको इसमें ही तो लिखा हुआ फ्री विल, मतलब जो फ्रीली आप सोच रहे हो वही है, ठीक है। तो अबाइडिंग बाई व्हाट आवर हार्ट सेज विदाउट हेयरिंग अदर्स, मतलब आपका दिल जो बोल रहा है वही आप सुनना है आपको, बिना किसी दूसरे के सुने हुए, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव एक्शन। ये भी यूजुअली अपने याददाश्त पे डिपेंड करता है, मतलब आप जो एक्शन लेते हो वो आपका, जो आप पहले कुछ कर सकते हो, पहले वो चीज़ इंसिडेंट आपके साथ या फिर आप देख चुका है या फिर आपके साथ हो चुका है, आप उस बेसिस पे एक्शन लेते हो अभी, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्री विल। जैसे राइट टू परस्यू योर करियर ऑप्शन, आप जो भी आपका फ्री विल है, आपके पास कोई नहीं रोका हुआ है, आप इंजीनियर बनना चाहो, आप डॉक्टर बनना चाहो, आप आईएएस बनना चाहो, कुछ भी, दैट इज़ योर फ्री विल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री विल। नेक्स्ट मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म मतलब वो टेंडेंसी होता है जहाँ पर आप एक कोई फिजिकल कंफर्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हो कोई स्पिरिचुअल वैल्यू से, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और आपका कोई दूसरा दोस्त है वो गरीब है, बट दिल का बहुत अच्छा है और वो आपको बहुत इज्जत करता है, ठीक है। पर क्योंकि आपने देखा है पैसा उसके पास है तो आप पैसे के पास जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज हुआ मटीरियलिज्म, ठीक है। मतलब टेंडेंसी जहाँ पर आप फिजिकल कंफर्ट को ज़्यादा महत्वता देते हो स्पिरिचुअल वैल्यू से, ठीक है। क्योंकि वो बंदा जो था वो गरीब, वो वैल्यूबल था बंदा, क्योंकि वो आपको इज्जत करता है, वो आपको हेल्प करता है पढ़ाई में, बट ये बंदा सिर्फ अमीर है तो आप बट इसको वैल्यू दे रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड मटीरियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म। ये इंसानियत कहता है। इंसानियत को आप तो पता ही है यार, इंसानियत तब होता है जब आप एक रैशनल आउटलुक है आपके पास विच विल ड्राइव द ह्यूमन बिहेवियर बाय गिविंग ह्यूमनिस्टिक फैक्टर रादर देन मटीरियलिस्टिक फैक्टर। मतलब आपका जो एक रैशनल आउटलुक बन जाता है मतलब इंसानियत में, जहाँ पर आपका बिहेवियर को, वो अगर आपके पास इंसानियत है तो आपका बिहेवियर पता है किस डायरेक्शन में जाएगा, इट विल गिव द मोर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमनिस्टिक फैक्टर, मतलब एक इंसानियत वाला फैक्टर को ज़्यादा तवज्जो देगा रादर देन मटीरियलिस्टिक फैक्टर, रादर देन वो पैसा वाला बाद वाला उसको। जैसे एग्जाम्पल भी दे दिया, डोनेटिंग पुअर रादर देन टेम्पल, है ना। इस एग्जाम्पल देखिए जो भी लिख रहा है ना, ये ऐसा का टर्म्स वाला है ना, एग्जाम्पल देकर लिखिए।
बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर को, क्योंकि उसको भी समझ में आ जाता है चलो भैया बंदा बोलना क्या चाहता है, क्योंकि बहुत कुछ समय होता है दैट हम जो बोलना चाहता है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, ठीक है, बट एग्जाम्पल से वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो वही मैंने लिखा है दैट डोनेटिंग, एक गरीब इंसान को आप डोनेट कर रहे हो रैदर देन डोनेटिंग इन टेम्पल। मतलब टेम्पल अगर मैं आप डोनेट कर रहे हो तो किसी को दिखा रहे हो ना यार, चलो भैया हम पैसा कमाए टेम्पल में डोनेट कर रहे हैं, बट वही पैसा अगर गरीब को डोनेट कर रहे हो, बट वो आप जो भी बोलो दिखाना या कुछ भी, बट एक्चुअली में आप दिखा नहीं रहे हो, आप उसको किसी गरीब बंदे को दे रहे हो। क्योंकि वो अगर मंदिर में आप दे रहे हो तो आप खुद ही सोचो वो किसके पास जाएगा, पंडित के पास जाएगा ना, भगवान के पास तो नहीं गया ना वो। बट बोला जाता है दैट उसको अल्टीमेटली भगवान के स्ट्रक्चर में ही खर्चा किया जाता है, बट एनीवेज यू डोंट नो, बट यू नो दैट उस गरीब को बंदा को दे रहे हो तो उसका पेट भरेगा उस पैसे से, है ना। तो ये हुआ ह्यूमनिज्म, ठीक है, मतलब इंसानियत। अब दूसरा है ह्यूमैनिटेरिज्म, ठीक है, ह्यूमनिज्म था वो, ये ह्यूमैनिटेरिज्म है। ये होता है एक एम्पैथेटिक फीलिंग एंड एटीट्यूड इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मतलब आप दूसरे के प्लेस में रख के अपने आप को सोच रहे हो और आप उसके मदद कर रहे हो, उस टाइप का ही मैं बोलना चाहता हूँ। इसलिए मैंने एग्जांपल देके समझाया दैट प्रोमोटिंग ह्यूमन वेलफेयर। अब किसी का अगर ह्यूमन वेलफेयर आप प्रोमोट कर रहे हो, मतलब क्या, आप एक ह्यूमनिस्टिक वाले एंगल से आप किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसका आपको भले ही करना नहीं चाहिए, बट स्टिल आप उसका एक ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट कर रहे हो। आप दुनिया को एग्जांपल देना चाहते हो दैट हाँ एक ह्यूमैनिटी को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है बट स्टिल आप कर रहे हो, ठीक है, इसी को कहता है ह्यूमैनिटेरिज्म, ठीक है। और दूसरा और एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने दैट हेल्पिंग अदर कंट्री टू फाइट टेररिज्म। से फॉर एग्जांपल अभी इजराइल, ठीक है, इजराइल ने इतना समझौता किया हमारे साथ, इंडिया के साथ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना वो जो समझौता कर रहा है हम उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देंगे या घूस देंगे, है ना, ऐसा नहीं है, बट वो एक ह्यूमैनिटेरिज्म के कारण, जिससे क्या वो लोग भी टेररिज्म से अफेक्टेड है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए वो एक ह्यूमैनिटेरियन उसका एक्शन रहा, जिससे क्या वो हमारा टेररिज्म को कंटेन करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहता है ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक इतना ही रहा, पहला दूसरा तीसरा हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, और दूसरे का मैं हो सके तो लिंक भी नीचे दे दे रहा हूँ, है ना, अगर आपको उसके बारे में मैंने अच्छे से सुबह के एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ था, वो अगर देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। आई विल नॉट प्रेशराइज यू अगेन। सो चलिए मिलते हैं कल अच्छे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ MCQ सीरीज स्टार्ट करने का, ठीक है। आपको बोलना है दैट आपको चाहिए क्या नहीं, ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो मैं हर रोज़ 5-5 MCQs एटलीस्ट दे दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग का भी रिविजन होता रहे, आप लोग का भी जैसे सुबह में कितना आप पढ़े हो, कितना करंट अफेयर को आपने ग्रास्प किया है, वो आपका रात में टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।